आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय से संबंधित। ये जो मैं आप लोगों को आज टॉपिक कराऊंगा हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, वो आप लोगों को इस बुक से मैं कराऊंगा। ये बुक है जो मैंने लिखी हुई है, मेरा नाम DK राठी है और मैंने ही इस किताब को लिखा है। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है। इन केस आपको ऐसा लगता हो कि ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आपको नहीं मिल पा रही, तो आप इस नंबर के ऊपर जानकारी ले सकते हैं। वो नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये नंबर है 7983436080। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको प्राप्त हो सकती है। ऑनलाइन मंगाना चाहे तो भी आपको यहीं से पता चलेगा, और अगर आप चाहते हैं वैसे बुक सेलर से खरीदना तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित। अब इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना है। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं कि ये जो हमारे यहाँ न्यायालय है, उन न्यायालयों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं। और उस पिरामिड के अंदर हमने देखा था कि जो सर्वोच्च है वो कौन सा है, वो रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बारे में दिखा देता हूं मैं आपको कि हमारे यहाँ न्यायपालिका का जो पिरामिड है उसके अंतर्गत आप जानते हैं सबसे ऊपर जो है वो तो रहते हैं, सबसे ऊपर जो है वो तो है सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा उसके नीचे प्रत्येक राज्य के अंदर वो होता है हाई कोर्ट। तो सबसे ऊपर जो है वो तो हो गए सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद राज्यवार हाई कोर्ट, और उसके नीचे जो है ये होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये हमारे यहाँ जिला स्तर के ऊपर प्राप्त होते हैं और जिला और उसके नीचे की तरफ जो है तहसील के स्तर तक है। लेकिन हमारे लिए परीक्षाओं के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही रहेंगे। तो जो हाई कोर्ट है देश के अंदर, उनकी संख्या कितनी है और क्या प्रत्येक राज्य के अंदर हाई कोर्ट है, तो इसको लेकर जो है ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि देश के अंदर जो हाई कोर्ट है उनकी संख्या 25 है और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके अपने हाई कोर्ट नहीं है वह देखने। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखने हैं कि हमारे यहाँ जो संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उनका कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो उससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले जो पॉइंट होंगे हमारे लिए वो होंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि भारत के अंदर जो हाई कोर्ट की स्थापना है, उन हाई कोर्ट की स्थापना को लेकर देश के अंदर कब ये कानून आया, कब देश के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो जाहिर बात है कि ब्रिटिश भारत के अंदर ही जो दूसरा विधि आयोग बना था, लॉ कमीशन बना था, उसकी सिफारिश के आधार पर देश के अंदर 1861 के अंदर ये कानून पारित हुआ। और इस कानून के अंतर्गत देश के अंदर जो ये कानून है 1861 के अंदर, जिसके तहत देश के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना हुई। जैसे ये वाला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ये 1861 के अंदर तो ये कानून पारित हुआ और इसके आधार पर देश में पहली बार 1862 के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और ये तो आप जानते ही हैं कि देश के अंदर जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश भारत में, वो 3 प्रेसिडेंसी थी। एक तो मद्रास, एक कोलकाता और तीसरी जो है वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और राजधानी 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कोलकाता। इसीलिए देश का जो पहला हाई कोर्ट है वो कहां स्थापित किया गया, राजधानी में, यानी कि उस समय राजधानी कौन सी थी, कोलकाता। तो वो पॉइंट हमें इसके अंदर आपको जरूर मिलेगा, उसे देखना है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि 1862 के अंदर भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना करी गई कोलकाता में, वह हम आगे भी देखेंगे। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब हम विधि पढ़ेंगे, लॉ पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये जो आईपीसी है, हमारे यहाँ आईपीसी को लागू कब से किया गया,
तो हमारा उत्तर होता है कि आईपीसी जो लागू किया गया वो लागू किया गया 1 जनवरी 1862 में। तो ये भी आप लोगों को साथ में ज्वाइन करना है कि यही तारीख, यही वर्ष है जब हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वह भी देश के अंदर लागू करी गई। हालांकि उसके प्रारूप को स्वीकार तो किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पेनल कोड को, लेकिन उसे लागू करने के लिए 1862। तो इसका अर्थ ये हो गया कि देश के अंदर जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट कहां पर है, जिस साल हाईकोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया देश के अंदर, उसी साल जो है वो हमारे यहाँ पर आईपीसी को भी लागू किया गया। इस तरीके से यदि आप चीजों को ध्यान रखते हैं तो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में याद तो रहती है और परीक्षाओं के लिए ये तरीका जो है बेहतर होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हो गया कि उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज थे, तो तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर स्थापना की गई, जिसमें सर्वप्रथम कौन से में मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो है वो कोलकाता के अंदर स्थापना की गई। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, 3 का नाम मैंने दे रखा, इनके अंदर स्थापना करी गई। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है, नोट करके यहां पॉइंट दे दिया गया। क्या पॉइंट दे दिया नोट करके? देखिए, नोट करके ये पॉइंट दे दिया कि देश के अंदर जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है, वह कौन सा हाई कोर्ट है, ध्यान रखिए, वो सबसे पहले कोलकाता के अंदर 1862 में स्थापना की गई। ऐसे ऐसे तथ्यात्मक पॉइंट जो है हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 1862 में बाकियों की भी स्थापना करी, जैसे हमने कहा मद्रास हाई कोर्ट है या मुंबई हाई कोर्ट, लेकिन उनमें से पहले कौन सा आएगा, वो कोलकाता के कोर्ट की बात आएगी। इसके बाद अगला जो बिंदु है हमारे लिए फिर है कि संविधान के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर हाई कोर्ट की व्यवस्था करी गई है, लेकिन क्या हर राज्य के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई है? यदि हम यहां देखें कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, लेकिन हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, वो था 7th संविधान संशोधन। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया 1 या 1 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, और या फिर राज्यों और संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के लिए हमारे यहां पर एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। यानी कि एक हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है, उसकी जो जुडिशियल स्फेयर है, वो 2 राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी और राज्यों के अंदर है। उस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, वो कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनमें अपना हाई कोर्ट भी नहीं है। और कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि हमारे यहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों में और संघ शासित प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार हो सकता है? तो हमारे लिए उत्तर जो होगा वो होगा कि ये जो हमारा हाई कोर्ट है, हमारे यहां पर जो आर्टिकल कौन से हैं, अगर आप इनके बारे में देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से अनुच्छेद है जो बताते हैं कि इनके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, तो हम एक जो आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से ज्यादा अधिक राज्य, उनका एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर हम कहें राज्य और यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश, इनका एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। जैसे हम पाते हैं भाई, यूनियन टेरिटरी जो है हमारे यहाँ, जो संघ शासित प्रदेश है, यदि आप देखेंगे तो संघ शासित प्रदेश के अंदर भारत में जब हम बात करते हैं संघ शासित प्रदेश की, तो किसका नाम आता है? केवल एक का नाम आता है, वो है दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। बाकी देश के अंदर कोई भी संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जिसका अपना हाई कोर्ट हो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे यहाँ पर जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, उनका जो विस्तार है, उनका विस्तार कहां पर है? उनका विस्तार अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ एक तो हो गया आर्टिकल 231। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जिसे कहा जाता है अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 क्या कहता है?
भाई आर्टिकल 230 ये कहता है कि किसी भी राज्य के जो हाईकोर्ट है उसका विस्तार एक संघ शासित प्रदेश पर भी हो सकता है। तो राज्य का जो हाईकोर्ट होगा उसका विस्तार उसके न्यायिक विस्तार किस पर हो सकता है? उस पर हो सकता है यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश। तो हमारे लिए जो परीक्षाओं के अंदर सवाल है उनके अंदर ये पॉइंट जो है आप लोगों को अवश्य ध्यान रखने हैं। किस तरीके के? वह ये पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा हाईकोर्ट देश का ऐसा है जिसका विस्तार जो है वो अन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है या किसी और राज्य के। तो हमारे लिए ऐसे में क्या होगा, ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि हम उन पॉइंट्स को ध्यान रखें कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनका संबंध जो है वो इनके साथ में हो सकता है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा कि हमारा 231 के अंदर ये कहा गया है कि राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार हो सकता है। तो दो आर्टिकल, दो अनुच्छेद आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हाईकोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जब आप पढ़ते हैं कि हाईकोर्ट के जो अनुच्छेद है, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इनका उल्लेख है, तो आप ये पाते हैं कि हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है वह 214 से लेकर और 231 तक के जो अनुच्छेद या आर्टिकल है उनके अंदर हाईकोर्ट की विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया कि कैसे हाईकोर्ट की स्थापना होगी, कैसे गठन किया जाएगा, या फिर इनके अंदर जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया के द्वारा होगी। तो ये सारे बिंदु जो है वहां में किस में मिलते हैं? अनुच्छेद 214 से लेकर और 231 तक में प्राप्त होते हैं। ये बिंदु ऐसा होता है कि जब आप इन चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान कर लेते हैं तो आपके लिए क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आता है। इसीलिए हमारे यहाँ आर्टिकल्स जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए याद होते हैं। जैसे आप मैथ्स में a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं कि भाई फॉर्मूला याद कर लो, फिर विभिन्न ऐसे ही इसके अंदर अनुच्छेद है। ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद को प्रयास कीजिए, आप लोगों को याद होते हैं। अगला बिंदु जो है हमारा, इसके बाद आता है कि अगला जो बिंदु है वो आ जाएगा हमारा कि संविधान के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 7वें संशोधन में कहा गया कि एक से ज्यादा राज्य का अधिकार जो है, दो से अधिक राज्यों का और संघ शासित राज्यों के न्यायिक क्षेत्र अधिकार एक ही हाईकोर्ट में हो सकता है। और देश में कई सारे ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके अंतर्गत आप देखोगे 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का क्षेत्रीय विस्तार पाया जाता है। उनके बारे में हम सूची के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है हमारा टॉपिक क्योंकि ये वाला है तो फिलहाल इसी को करते हैं। इसके बाद आ गया अगला पॉइंट कि नियुक्ति का आधार क्या होता है, किस तरीके से इनको नियुक्त किया जाता है। तो संविधान के अंदर एक पॉइंट, उस पे जाने से पहले एक चीज और ध्यान रख ले। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के अंदर आया था सीडीएस की परीक्षा में। जैसे हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है उसको लेकर हमारे यहाँ पर क्या प्रावधान है। भाई हमारे यहाँ पर यह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या होगी वह क्या होगी, न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है वो दे रखी थी 25 + 1 = 26। तो ये कहा गया था कि अधिकतम 26 हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल 2021 के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 34। यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के बारे में क्या है, हाईकोर्ट के बारे में ऐसा कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। तो सीडीएस के एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि बताइए अगर हम परिस्थितियां, 2 बिंदु दे दिए उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसका उल्लेख किया गया है, अधिकतम है, लेकिन हाईकोर्ट के मामले में ये विवेकाधिकार जो है राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है कि वो कितनी संख्या रखना चाहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, देश के अंदर जो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है वह कौन सा है, वह है सिक्किम। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का जो सबसे छोटा स्टेट है वो सिक्किम है। और अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की तो हम पाते हैं उत्तर प्रदेश।
तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो हमारे यहाँ पर प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जो संख्या है वो सर्वाधिक संख्या होगी, यानी कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी? उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो दुनिया के अनेक राष्ट्रों से काफी अधिक बैठती है, इसीलिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा होगा? किस लिए हम सबसे बड़ा कह रहे हैं? न्यायाधीशों की या जजों की जो संख्या है, नंबर है, उसके आधार पर। और देश के अंदर जो सबसे छोटा राज्य है वह कौन सा है? वह राज्य है हमारा सिक्किम, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। तो सबसे कम संख्या कहां पर होगी? सिक्किम के अंदर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो न्यायाधीशों की संख्या है उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अधिकतम का उल्लेख नहीं किया गया। अगला बिंदु आ गया हमारा इससे संबंधित कि नियुक्ति कैसे की जाती है। तो नियुक्ति के मामले में जो बिंदु है हमारे यहाँ, मैं उस चीज के बारे में आपको बता देता हूं कि नियुक्ति किस प्रकार से होती है। यहां पर फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं। आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने आपको यह बताया था कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग से उल्लेख नहीं है। केवल इतना भर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन वो प्रक्रिया क्या होगी? आप ध्यान कीजिए, वो प्रक्रिया क्या, कौन से वर्ष के अंदर वो प्रक्रिया स्थापित करी गई और उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा था कि 3 जजेस केस थे। कौन कौन से 3 जजेस केस आपने पढ़े थे? 3 जजेस केस जो थे वह कौन कौन से थे? एक तो 1981 में जिसे कहते हैं फर्स्ट जज केस, फिर आ गया 1993 का, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेकंड जज केस। इस केस के अंदर क्या किया गया? इस केस के अंदर कोलेजियम नाम की एक कमेटी बनाने का उल्लेख किया गया। वो कमेटी क्या होगी भाई? वो कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की होगी और उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो सिफारिश होगी वो सिफारिश इसके द्वारा की जाएगी। ये कोलेजियम कहलाते हैं। तो आम भाषा में कोलेजियम क्या हो गया? कोलेजियम न्यायाधीशों की एक कमेटी होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट की। आप ध्यान कीजिए, इसके अंदर हमने क्या कहा था? कितने इसके अंदर जजेस होंगे? इसके अंदर थे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश देश के, और 2 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज। तो ये कितने सदस्य थे? 3। इसके बाद आया 1998 का। 1998 के अंदर क्या किया गया? उसमें कर दिया गया कि ये जो कोलेजियम के सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अन्य न्यायाधीश। इस तरीके से हमारे यहां पर यह कोलेजियम व्यवस्था स्थापित करी गई और इस कोलेजियम का उद्देश्य था न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट की सलाह देना। यह तो बात होगी हमारी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को यहां पर लिख के बता देता हूं। आप क्या कीजिएगा, जिनके पास में बुक भी है वो भी क्या करेंगे? वो भी इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था, यहां मैं दोबारा जिक्र कर देता हूं ताकि एक फ्लो चार्ट की तरह बन जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो किसी भी राज्य के अंदर जब न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी कि एक हाई कोर्ट का कोलेजियम बनेगा। ये हाई कोर्ट का जो कोलेजियम है इसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के और प्लस 2 न्यायाधीश होंगे, जज होंगे उसी सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर जज हैं वो। ये मिलकर कोलेजियम बनाएंगे। ये अपनी सिफारिश जो है, ये अपनी सिफारिश किसे देगा? ये अपनी सिफारिश जो है ये देगा हम चीफ मिनिस्टर, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर और उस राज्य के गवर्नर या राज्यपाल महोदय को। आप जानते हो
कि जैसे सांकेतिक मुखिया या सिंबॉलिक हेड राष्ट्रपति होते हैं देश के, वैसे ही राज्य के अंदर सांकेतिक मुखिया कौन होते हैं? राज्यपाल। तो रिपोर्ट इनके पास गई, राज्यपाल महोदय ने चीफ मिनिस्टर की सलाह पर क्या किया, इसे आगे भेजा। और ये कहां जाएगी इसके बाद? ये इसके बाद भेजी जाएगी हमारे यहाँ जो केंद्र के अंदर विधि मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री है। तो हमारे यहाँ विधि मंत्रालय, जो केंद्रीय विधि मंत्रालय है, उसके पास में ये सिफारिश भेजी जाएगी। मेरे ख्याल से आप जरूर समझ रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको और बेहतर रूप से ये दिखाई देता रहे, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। इसको मैं एक तरफ कर देता हूं। तो इसके बाद जब लॉ मिनिस्ट्री के पास ये पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? लॉ मिनिस्ट्री जो है इस चीज की सिफारिश, इस चीज को जो नाम उसके पास आए हैं उन नामों पर यदि वो सहमत है तो वो भेजेगी हमारे यहाँ पर जो चीफ जस्टिस प्लस उनके 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर जज होंगे जो उस राज्य, जिस राज्य में जजों का अपॉइंटमेंट होना उसके मामले के जानकार होंगे। ये मामला जब यहां पर पहुंचेगा, इनके पास पहुंचेगा, तो उसके बाद जो है, उसके बाद ये अपनी सिफारिश जो है, अगर ये सहमत हैं तो अपनी सिफारिश ये वापस भेज देंगे लॉ मिनिस्ट्री के पास। क्या कहकर? ये कहकर कि भाई इस मामले में ये जो नाम सुझाए गए हैं, इस मामले में हम लोग ये जो है इनके पास अपना सिफारिश भेजेंगे और ये लिखेंगे कि हम इस चीज में सहमत हैं। अब इन्होंने सहमति जता दी लॉ मिनिस्ट्री ने। लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी? लॉ मिनिस्ट्री जो है उसके बाद भेज देगी हमारे प्रधानमंत्री के पास। फिर ये मामला जो है कहां जाएगा? इसके बाद जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर किसको सलाह देंगे? देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय को। समझ में आई? इस प्रकार से हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट भी कोलेजियम की व्यवस्था से होता है। लेकिन यहां पर जो कोलेजियम है, ये कोलेजियम किसका बना हुआ है? ये कोलेजियम हाई कोर्ट का बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसकी स्थिति क्या है? भाई उसकी स्थिति ये है, ये जो कोलेजियम है इसकी स्थिति क्या है? भाई यहां कोलेजियम की स्थिति ये है कि इनका काम तो ये है कि जो नाम इनके पास भेजा गया है ये उस नाम पर अपनी सहमति जता सकते हैं या उस पर अपनी हामी देंगे। उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर रूप में समझ में आया होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट इसके बारे में बताया। यही चीज इसके अंदर दे रखी है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो कोलेजियम है उस कोलेजियम की स्थापना की जाती है। ये मैंने आपको। अगला जो बिंदु है हमारा, अगला बिंदु क्या हो गया? देखिए, कोलेजियम की सिफारिश, वो जो पॉइंट मैंने आपको अलग पेज के ऊपर समझाए हैं, आप क्या करना, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना, ताकि बुक में ही आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैं यहां पर ही आपको समझा पा रहा हूं। इसके बाद है यहां पर कार्यभार अधिक होने पर, पहले से मामले अधिक होने पर क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता करते हो, यानी कि 2 वर्ष के लिए किसी को भी अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। यह व्यवस्था भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के लिए प्रदान की गई। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है और इतने सारे मामले लंबित हैं कि ऐसे मामले में कार्यभार अधिक होने पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके बाद हो गया अनुच्छेद, अगला पॉइंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरीके की नियुक्ति का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। अब अगला बिंदु है हमारे लिए जो ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट है जो आपको संभवतः अन्य किताबों में नहीं मिलेगा।
वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि आमतौर पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब भी न्यायाधीश नियुक्त होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, या कुछ पदाधिकारी नियुक्त होते हैं जैसे सीएजी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो है वो जारी करते हैं वारंट। ये जो वर्ड है वारंट, इस वारंट शब्द का मतलब क्या है? तो एक अंतर है, एक तो हम कहते हैं नियुक्ति अपॉइंटमेंट, एक कहते हैं वारंट। वारंट और नियुक्ति में केवल इतना अंतर है कि जैसे यूपीएससी के जो चेयरमैन है, संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, उनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उस पर अपनी खुद की मोहर नहीं लगाते। यानी कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, विधि मंत्रालय है या कार्मिक मंत्रालय है, वो आदेश देगा और राष्ट्रपति के कहने पर वो नियुक्ति करेगा। लेकिन जिन मामलों में स्वयं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं नियुक्ति के लिए, उनको कहते हैं वारंट। और देश में गिने चुने ही पदाधिकारी हैं जिनके मामले में राष्ट्रपति महोदय वारंट जारी करते हैं। अगला बिंदु जो है हमारा फिर आ गया शपथ से संबंधित। देखिए, इस मामले में जो पॉइंट है शपथ की, भाई शपथ के मामले में यह है कि हमारे यहां पर जो नियुक्ति है वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। जैसे हम कह रहे हैं नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको कॉलेजियम बताया था। लेकिन जहां तक बात आती है शपथ की, यानी कि ओथ की, जो ओथ या शपथ है वो कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी कि जो भी गवर्नर होगा उस स्टेट का, वह उनको शपथ दिलाएगा, ओथ दिलाएगा। किसकी? संविधान की रक्षा करने की। और हमारे यहां पर कौन सी अनुसूची है, यानी कि कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर हमारे यहां दिया गया है कि न्यायाधीशों की या अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का? तो आप जानते होंगे वो कौन सी अनुसूची है हमारे यहाँ पर? तो हमारे यहाँ अनुसूची है या शेड्यूल है 3, उसके अंदर ये सारा उल्लेख कर रखा है। इसके बाद आ गया कि इनका वेतनमान कितना होता है। तो यदि हम वेतनमान की बात करें तो वेतनमान में हम देखते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनका जो सैलरी है वो है, देखिए ये तो तथ्यात्मक पॉइंट है, आप लोगों को याद करनी है कि 2,50,000 और अन्य जो है उनकी होगी 2,25,000। ये व्यवस्था इसके अंदर करी गई है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, जैसे आप जानते होंगे कि दुनिया की जो पंचायत है वो कौन सी पंचायत है? दुनिया की पंचायत जो है उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए, और इस पॉइंट पे आने से पहले वो बिंदु जरूर देख लेते हैं जिनका मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की या यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो जब यह व्यवस्था की गई तो उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है, यूनाइटेड नेशन जिसे कहते हैं, तो उसके 6 अंग हैं जिनको ऑर्गन्स कहते हैं। और ये जो 6 अंग है, इनमें से जो 5 अंग हैं उसके, उनकी तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अमेरिका की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को कहते हैं। वर्ल्ड की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? वर्ल्ड की आर्थिक राजधानी जो है वो कहा जाता है न्यूयॉर्क को। इसके मुख्यालय तो हो गए न्यूयॉर्क में। और एक अन्य जो है वो क्या कहलाता है? एक अन्य जो है उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हिंदी में लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो है वो है हेग। ये जो शहर पड़ता है हेग, ये पड़ता है नीदरलैंड में। मुख्यालय इसका नीदरलैंड में। इसी और इसका काम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भाई इसका काम है कि जो भी ऐसे मामले हो जिसमें राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर नरसंहार के, मानव विरोधी कोई कार्य का, इस तरीके के कोई मुकदमे चलाने हो, तो उनके ऊपर मुकदमे जो है वो इसी के द्वारा कराए जाते हैं।
तो आज के जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिए, कौन कौन से बिंदु है इनके बारे में आगे चलकर मैं आपको बस ये पॉइंट बता देता हूं। इसके बाद मैं आज की क्लास जो है फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिले करूंगा और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। मिल जाएगी आपको ये सब पॉइंट। ये क्या बताए, यहाँ पर जो न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसके अंदर 15 न्यायाधीशों की दुनिया भर से अपॉइंटमेंट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी संख्या है, 15 न्यायाधीशों की, और कितने कार्यकाल के लिए, 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। तो भारत के कितने न्यायाधीश ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनको मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने का। तो एक तो आप जानते ही हो, देश के जो सबसे प्रमुख व्यक्तियों में नाम आता है, जो हमारे संविधान सभा के सचिव भी थे, सेक्रेटरी भी थे, जिनका नाम आप पढ़ते हो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये पहले थे। आपको लिस्ट याद करनी है। उसके बाद जो है नागेंद्र सिंह, फिर रघुनंदन पाठक, और जो करंट अफेयर्स है ये जरूर याद करने हैं। ये भारत के अकेले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको 2 कार्यकाल के लिए, लगातार 2 टेन्योर के लिए जिन्हें चुना गया है। किस चीज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद करना। अब इसके बाद अगला जो बिंदु है हमारा, उस पे देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो बुक है, जिस बुक के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उस बुक को आप लोग देख लीजिएगा। ये वाली बुक है जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। ये फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये इसी किताब से पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा अन्य भी हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। स्नेहा पब्लिकेशन और DK राठी सामान्य अध्ययन की भी मेरी किताब है, वो भी आप ले सकते हैं। अन्यथा जो कोई बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, UPSI की या अन्य किसी राज्य की, तो उसमें IPC, CRPC, दहेज कानून, ट्रैफिक कानून और संविधान, वो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आपको प्राप्त होंगे। अब वापस आते हैं उसी के ऊपर जो पॉइंट हमारा चल रहा है फिलहाल। अब देखिए अगला जो बिंदु है हमारा, फिर आ गया, ध्यान रखे करके एक पॉइंट दे रखा है यहां पर। देखिए अब इनके वेतनमान तो आपने पढ़ ही लिया कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतनमान कितना होता है। जो मुख्य न्यायाधीश है उनका जो वेतनमान है, यहां पॉइंट है, जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपको ताकि इधर की तरफ दिखाई दे जाए। देखिए तो यहां ये बिंदु है जिस बिंदु का मैंने जिक्र किया कि जो इनकी जो वेतनमान है वो वेतनमान किस तरीके से प्राप्त होता है, या कौन से वेतन जो, क्योंकि ये तो केंद्रीय कर्मचारी है, तो केंद्रीय कर्मचारी जो है इनको कहां से सैलरी जो है वो कौन देता है, वेतनमान। तो यदि हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इनका जो वेतन है, इनका वेतन जो है वो जिस समय जिस राज्य में उच्च न्यायालय के तौर उच्च न्यायाधीश के रूप में ये कार्य करेंगे, तो वहां पर जो वेतन है वो संबंधित राज्य की संचित निधि, जिसे कहा जाता है वहां की स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। जैसे भारत सरकार की एक गुल्लक है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि, वैसे ही राज्य की एक संचित निधि स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है। जितने भी राज्य के कर्मचारी पदाधिकारी है उनको जो वेतनमान है वो उनकी संचित निधि से प्राप्त होता है। और जब ये रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद, रिटायर होने के बाद इनका जो पेंशन है वो किसके द्वारा दी जाती है, उनका पेंशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। कारण क्या है, कारण ये है कि एक न्यायाधीश जो है एक से ज्यादा राज्यों के अंदर भी नियुक्ति प्राप्त करता है, और जब वो रिटायर होता है तो ऐसे कैसे, कौन सा राज्य उनको पेंशन देगा, इस चीज की वजह से ही भारत सरकार इनको पेंशन देती है। इसके बाद आ गया सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो कितनी होती है। तो आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इनकी सेवानिवृत्ति है उसको लेकर आयु का ही मापदंड लिया गया है, एज ही है। अन्यथा क्या है, बाकी आप पदाधिकारियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि किसी को 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष या और आयु
दोनों में से जो भी पहले हो, लेकिन यहाँ पर केवल आयु का ही निर्धारण किया गया। और ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पर जो एक संविधान संशोधन हुआ था, 15वां संविधान संशोधन, उससे पहले जो रिटायरमेंट की एज थी न्यायाधीशों की, वह एज हुआ करती थी 60 ईयर्स, ये लिखा हुआ 60 ईयर्स। अब जो है उसके बाद से इनकी आयु बढ़ा दी गई है और आज तक यानी कि अक्टूबर 2021 तक ये जो आयु है वो 62 वर्ष ही है। हालांकि ये कई बार चर्चा हम सुनते हैं अखबार में, खबरों में, समाचार पत्र में कि इनकी आयु भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के तुल्य 65 वर्ष की बात होती है, लेकिन ये केवल न्यूज भर है, इसका कोई आधार हम संसद के अंदर नहीं पाते। इसके बाद अगला जो पॉइंट हो गया, फिर आ गया हमारा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में क्या क्या और चीजें शर्तें हैं। देखो, अगर जैसे हम जानते हैं न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ पर संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों को निवारण प्रदान करते हैं। तो ये व्यवस्था करी गई है कि कहीं ऐसा हो कि रिटायरमेंट के बाद यदि इनको कोई पद दिया जाए, सरकारी पद, तो ऐसे में हो सकता है उस पद की प्राप्ति के लिए ये अपने पद से या निर्णय लेते टाइम कोई पक्षपात करे। उस चीज की वजह से व्यवस्था करी गई है कि जो न्यायाधीश जिस हाई कोर्ट में रहा है उसके अलावा किसी अन्य हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो एक वकील के तौर पर वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ जो शर्त है, जो ये पॉइंट दे रखा है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के तौर पर सेवा दे सकते हैं जहां पर उन्होंने जज के तौर पर कार्य, अच्छा इसको हटा दीजिए, कार्य नहीं, कार्य किया है, उस आधार पर इनको ये कहा जाता है कि भाई ये उन राज्यों के उन हाई कोर्ट में कर सकते हैं जहां पर वो न्यायाधीश के रूप में कभी अपॉइंट नहीं। इसके अलावा त्याग पत्र के बारे में जो पॉइंट है ये तो सभी जानते हैं, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि हाथ से लिखा हुआ जो त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाता है। और हमारे यहाँ क्या व्यवस्था करी गई है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो ये करी गई है कि जैसे ही वो अपना हस्तलिखित त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं उसी दिन से वो पदमुक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय क्या है, राष्ट्रपति महोदय उनके त्याग पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें उस त्याग पत्र को अवश्य स्वीकार करना होगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे ही वो अपना त्याग पत्र हाथ से लिखते हैं उसी दिन से वो सेवा मुक्त भी हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हो गया कि ये बिंदु है कि लीला सेठ के बारे में। तो यूपीएसआई डीपीएसआई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि देश की पहली चीफ जस्टिस किसकी, किसी हाई कोर्ट की, वो कौन थी, तो उसमें नाम आता है लीला सेठ। इनका ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की ये मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस बनी थी। अब आगे पात्रता, यानी कि कोई भी जो न्यायाधीश है किसी भी सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर कोई न्यायाधीश किस आधार पर बन सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 3 आधार जो है वो दिए जाते हैं। कौन कौन से आधार हैं उनका जिक्र कर लेते हैं हम, कौन कौन से आधार हैं। देखो, एक आधार जो है वो तो हो गया कि किसी भी न्यायालय के अंदर यदि संबंधित व्यक्ति ने न्याय के पद पर सेवाएं दी हो उनके लिए, जैसे 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में, यहां पर देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, 10 वर्ष तक सेवाएं दी हो, या फिर उन्होंने एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, यहां पर हाई कोर्ट आ गया, कम से कम 10 साल तक उन्होंने क्या किया हो, वकालत करी हो, यानी कि वकील के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करी हो। इन परिस्थितियों में भी क्या है, इन परिस्थितियों में भी उनको हाई कोर्ट का न्यायाधीश या जज बनाया जा सकता है। और तीसरा जो है वो है राष्ट्रपति की दृष्टि में वो एक विद्वान या एक उल्लेखनीय न्यायविद हो, जूरिस्ट कहते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर, जूरिस्ट हो। तीनों में से जो भी परिस्थिति सही होती है या हमारे राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि ये इस कोई सी भी पात्रता को पूरी कर रहे हैं, तब वो कॉलेजियम की सलाह पर उन्हें हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक इसकी फोटो खींचने की बात है, तो फोटो खींचने के लिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बुक है मेरी,
तो वो बुक जरूर आप परचेज करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल से लगातार पढ़ना ये तो संभव नहीं है। मोबाइल से आप जरूर समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब रिवीजन करना हो तो ऑफलाइन जो है उनका अभी तक कोई विकल्प नहीं है। ये जरूर है, आपको नए नए पॉइंट्स जो है ऑनलाइन टीचरों से मिल जाते हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ या अन्य टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी ऑफलाइन तो हम लोगों को कोई ना कोई पुस्तक जो है जरूर लेनी पड़ती है। तो आप वो पुस्तक खरीद लीजिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जब जैसे मुझे ध्यान आता रहेगा कि ताकि आप स्क्रीनशॉट उसके लेते रहे। उसके बाद है न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है। तो उस मामले के अंदर हमारे यहाँ जो संविधान के अंदर है, न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ये वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो अपनाई जाती है। क्या है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की? तो जरा मैं आपको दोहरा देता हूं, हालांकि मैंने पहले बता दिया था, उसको मैं दोबारा बता देता हूं क्या है। सबसे पहले तो जो आरोप है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है, सेम वही परिस्थिति जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी बताई गई है। तो मैं उनका उल्लेख कर देता हूं। अनुच्छेद जो है इसके लिए अनुच्छेद है हमारा, जिसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है। 124(4) ये हमारे यहाँ पर अनुच्छेद है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें हटाने के लिए जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि यही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट की है, तो वो जो अनुच्छेद कहलाता है वो कहलाता है 118। तो 118 के अंदर बताया गया है कि हमारे हाई कोर्ट के जजों को उसी आधार पर हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जाता है। तो क्या प्रक्रिया है, जरा उसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो आरोप, क्या आरोप होगा? या तो कदाचार यानी कि अयोग्यता और प्रमाणित दुर्व्यवहार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी जिसको बोलते हैं, प्रमाणित दुर्व्यवहार। ये आरोप पर तो न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद में। और ये प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद में। तो ऐसा नहीं है किसी राज्य के जो न्यायाधीश होंगे वो न्यायाधीश जो है वो उस राज्य के अंदर प्रक्रिया चलेगी, नहीं, ये प्रक्रिया जो है वो हमारी पार्लियामेंट में ही चलेगी, ना कि उस राज्य की विधानसभा में। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट आ गया। इसके बाद ये प्रस्ताव संसद में किसी जगह पे भी आ सकता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा। ध्यान कीजिए, हमने क्या पढ़ा था कि यदि राज्यसभा में आता है तो कितने न्यायाधीशों की हस्ताक्षर होने चाहिए, और सॉरी कितने राज्यसभा के सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए? 50। और यदि लोकसभा में है तो कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है ऐसे किसी प्रस्ताव को, ऐसे किसी रिजोल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि जो भी संचालक होंगे संसद के, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम जानते हैं कि लोकसभा के अंदर तो होते हैं स्पीकर या अध्यक्ष महोदय, और हमारी राज्यसभा जो है उसके अंदर होते हैं सभापति या चेयरमैन, उनके पास ये प्रस्ताव जाएगा। ये क्या करेंगे? ये इसके लिए जांच समिति का गठन करेंगे, यानी कि एक इंक्वायरी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी, और इंक्वायरी कमेटी के अंदर जो है 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी होगी। बाकी डिटेल मैंने उसमें क्योंकि दे रखे हैं, तो उन चीजों को मैं अभी फिलहाल इतनी ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला जो बिंदु आएगा, यदि जांच करने के बाद ये प्राप्त पाया जाता है कि ये जो आरोप है ये आरोप सही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर फिर चौथा बिंदु होगा, यानी कि इन्होंने पा लिया, इन्होंने ये पाया कि ये जो आरोप है सही है, तो उस आरोप के बाद फिर अगली प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होगी? संसद में
संसद के दोनों सदनों में अलग अलग मतदान, दोनों सदनों में अलग अलग क्या होगा, अलग अलग मतदान। यहां दोनों सदनों में मतदान। तो ये जो मतदान होगा, ये मतदान किस आधार पर होगा भाई? ये मतदान के अंदर जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो कौन सी अपनाई जाएगी? वो प्रक्रिया होगी कि दोनों सदनों में अलग अलग जो कुल सदन का बहुमत होगा, मतदान में क्या होगा, सदन का बहुमत यानी कि मेजॉरिटी प्लस क्या होगा, जितने सदस्य उपस्थित और मतदान करने होंगे, उपस्थित और मतदान यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे, उपस्थित और मतदान जो कर रहे होंगे उन सबके उनका 2/3, उनकी कुल संख्या के 2/3 जब इस पक्ष में मतदान करेंगे, मतदान का कितना मैंने आपको भी बताया, मतदान का 2/3, 2/3, ये ध्यान रखना है, 2/3 यदि इस पक्ष में मतदान करते हैं हटाने के पक्ष में, तो उसके बाद दोनों सदन में अलग अलग फिर ये भेजा जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। यदि राष्ट्रपति महोदय इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो पदमुक्त हो जाएंगे। इन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि देश के एक प्रख्यात वकील हुए हैं, वो विधि मंत्री भी रहे, लॉ मिनिस्टर भी रहे, वो है राम जेठमलानी। तो राम जेठमलानी ने ये कथन कहा था कि भारत के अंदर ये जो प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के तहत, इस प्रक्रिया को उन्होंने निरर्थक बताते हुए बताया था कि इस दौरान यानी कि जिस दौरान ये काम चल रहा है, क्या जिस दौरान ये प्रक्रिया चल रही है पद से हटाने की, यदि कोई न्यायाधीश अपने पद से उस समय पर ये डिसीजन लेता है कि उसे त्यागपत्र देना है, तो वो त्यागपत्र देकर क्या कर सकता है, अपने पद से हटने की प्रक्रिया को रोक सकता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है कि यदि त्यागपत्र वो दे देते हैं, त्यागपत्र, तो स्वीकार अवश्य करना होगा, स्वीकार करना होगा राष्ट्रपति महोदय को। ये हमेशा या अनिवार्य रूप से त्यागपत्र स्वीकार करना होगा। और जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, फिर दोहरा देता हूं कि देश में अकेले ऐसे न्यायाधीश सौमित्र सेन है जिनके खिलाफ राज्यसभा के अंदर ये प्रस्ताव आया था, राज्यसभा में ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था, जहां उन्होंने हटाने की प्रक्रिया पर मतदान हुआ और सांसद के बहुमत ने, यानी कि जो उसका बहुमत था, पूर्ण बहुमत सदन का, वो और जितने उपस्थित थे उनके 2/3 ने उन्हें हटाने के पक्ष में मतदान किया। लेकिन उन्होंने श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप दिया और इस प्रकार से प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो गई। अगला जो हमारा बिंदु है उसके बाद देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिर दे रखा है इसमें न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मैंने आपको बता ही दिया, इन्हें आप लोग उतार सकते हैं। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या दे रखा है देखिए, फिर हो गया उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है, यानी कि हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या क्या है। ये होगी इंग्लिश में अगर हम लिखना होगा ज्यूरिसडिक्शन, तो आपको जरूर समझ में आएगा इंग्लिश में भी जो है, क्योंकि जो ये माध्यम है इंग्लिश माध्यम है। मेरी सारी स्कूलिंग जो है 12th तक की वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में हुई है। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के भी अगर इसे सुनना चाहें तो जरूर, और कोई अगर कमेंट में कुछ चीज आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश के इन वर्डों का और इस्तेमाल करना है तो कृपया आप जरूर उसके ऊपर कमेंट के अंदर मुझे बता दें, ताकि मैं
जब वीडियो बनाऊं तो इस चीज का ध्यान रखूं, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो इसे सुन रहे हैं। तो इनके जुरिडिक्शन के अंदर पहला पॉइंट क्या दे रखा है? पहला पॉइंट दे रखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आप ध्यान कीजिए, हमने ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में क्या पढ़ा था, या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में क्या होता है? देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे विवाद जिनका प्रारंभ हाईकोर्ट में ही होगा, उन्हें कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यानी कि जो निचली अदालत है, अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, उनके अंदर इन मामलों को नहीं शुरू किया जाएगा, उन्हें कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो जैसे आप ये भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को ही क्या कहा गया है? इन दोनों को कहा गया है हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो किन्हें दी गई है? वो जिम्मेदारी हमारे यहाँ सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसीलिए मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के डिफेंस के लिए या उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है। अगर कोई विवाद ऐसा प्रारंभ होता है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इन विवादों की सुनवाई का अधिकार किसे है? केवल उस राज्य के हाई कोर्ट को है। अन्य अदालतें जो है उसके अधीनस्थ जो है, जैसे जिला स्तर पर होगी या अन्य कोई भी अदालत हो, उस अदालत में इन चीजों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसी को ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। बच्चों, आप लोग जो बुक में पढ़ रहे होंगे, तो बुक में भी जहां आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज अतिरिक्त बताई है, तो आप लोग उसे बुक के अंदर भी जोड़ते हुए चलें। क्योंकि कई चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं उस टाइम तो मेरे लिए कोई शब्दों की सीमा नहीं है, मैं कितना भी बता सकता हूं। तो इसलिए कुछ अतिरिक्त पॉइंट जो है, जो ध्यान आते हैं, वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, उसे आप बुक के अंदर नोट डाउन करते हुए चलें। अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या हो गया कि हमारे जो लेख जारी करने का अधिकार, जैसे इसमें दे रखा पॉइंट लेख जारी करने का अधिकार। तो लेख जारी करने का या रिट के बारे में तो आप जानते ही हो। ये जो लेख होते हैं, इन्हीं को रिट के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये भी ध्यान होगा आप लोगों को कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कितने प्रकार के लेख का उल्लेख किया गया है। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो किया गया है 5 प्रकार के लेख का। और उसके लिए कौन सा हमारा अनुच्छेद है, तो उसमें आप पढ़ते हो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 जो है ये किसके बारे में बताता है, किसके अधिकार बताता है? सुप्रीम कोर्ट के। और जब हम पढ़ते हैं अपने हाई कोर्ट के बारे में, तो आर्टिकल जो है वो आता है 226 में बताया गया है कि हमारे जो हाई कोर्ट है उनके पास में ये जो रिट जारी करने का अधिकार है, रिट्स जिनको लेख भी कहते हैं, उनसे संबंधित है। तो 5 प्रकार के लेख के बारे में आप जानते ही हो। एक तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रतीक्षीकरण, मैंडेमस जिसको कहा जाता है परमादेश। तीसरा हो गया सर्टियोरारी, जिसको निषेधात्मक कहते हैं। उत्प्रेषण का अधिकार कहलाता है, जो प्रोहिबिशन है। और 5वां जो है उसे कहते हैं क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार के लेख जारी करके ये दोनों न्यायालय जो है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को जिसके मौलिक अधिकारों से संबंधित में कोई भी समस्या है उसका निवारण प्रदान करते हैं। अगला जो बिंदु आ गया हमारा इसके अंदर फिर आ गया कि अनुच्छेद मैंने बताई दिया आपको अभी, जैसे मैंने कहा था कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 226 के अंदर। जैसे ये वाला आप पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल 226 में दे रखा है। इसके द्वारा इसके बाद अगला पॉइंट आ गया उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। न्यायिक क्षेत्राधिकार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हो गया? हाई कोर्ट अगर जब हम लेखों के बारे में करते हैं, तो मैं एक आध पॉइंट आपको यहां पर बता देता हूं जो इससे संबंधित है। वो ये है कि यदि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उनके बारे में क्या क्या बिंदु हैं, जरा मैं इनको अलग करके आपको बता देता हूं थोड़ा बेहतर रूप से। यहां पर मैं थोड़ा कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको बता देता हूं किस तरीके से क्या चीजें होती हैं इनके बारे में।
यदि हम हाई कोर्ट की बात करें, अभी हाई कोर्ट की बात करें तो हमने कहा कि उसका ज्यादा विस्तार है। ऐसा क्यों है? क्यों हम मानते हैं कि हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं वो ज्यादा हैं बनस्पत सुप्रीम कोर्ट के? किस मामले में? लेख जारी करने में। तो वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यदि इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या पाते हैं हम कि जो हाई कोर्ट जो है ये किस मामले में, हाई कोर्ट जो है वो किस मामले में लेख जारी कर सकता है, यानी कि जारी करने का अधिकार, ये दो मामलों में। एक तो संविधान, यानी कि संविधान का कौन सा हो गया? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, प्लस अन्य मामलों में। यहां पर जाकर हम क्या देखते हैं? अधिकार अधिक अन्य मामलों में। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? केवल किस मामले में? केवल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के मामले में। फंडामेंटल राइट्स के संबंध में ही वो निवारण प्रदान कर सकता है अधिकार। तो एक तो मामला ये हो गया कि ये जो मामला हो गया अन्य मामले, इस मामले में भी हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो अधिकार है वो ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो लेख आते हैं हाई कोर्ट के, तो वो मना भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में जब उसके पास लेख आते हैं तो वो अवश्य स्वीकार करता है, अवश्य स्वीकार करता है, यानी कि उस पर वो सुनवाई अवश्य करेगा। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो अधिकार है, इसका अधिकार जो है वो ज्यादा है। लेकिन एक मामले में हम कह सकते हैं कि एक मामले में जो अधिकार है वो एक मामले में अधिकार हाई सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है। कौन सा? ये जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार, यानी कि किस एरिया में, किस उसके अंदर हो, उसको क्षेत्राधिकार के मामले में हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत है। ये पूरे भारत में, पूरे भारत में। और ये कहां पर होगा? उस राज्य की सीमा, राज्य की सीमा। तो यदि हम इस तीसरे बिंदु को छोड़ दें, इस तीसरे बिंदु में क्या है? इस तीसरे बिंदु में दे रखा है कि हाई कोर्ट की जो लेख जारी करने का अधिकार है वो अपने राज्य की सीमा के भीतर, और इसका अधिकार जो है पूरे देश के अंदर। तो इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार अधिक है। अन्यथा अन्य मामले, दो मामले की बात हम करें तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत है। इसके बाद अगला जो पॉइंट दे रखा है, अगला पॉइंट हमारे लिए आ जाएगा कि क्षेत्राधिकार हो गया बच्चों, हाई कोर्ट में इंजेक्शन, ये कोई आपके लिए अनिवार्य नहीं है जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट। फिर हो गया अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर नियंत्रण का अधिकार। अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन सी होती है? आपको मैंने अभी बताया था कि जो अधीनस्थ न्यायालय है हमारी, वे न्यायालय होती है जिनको हम कहते हैं, जिनका संदर्भ जो है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या उसके नीचे की। तो जितनी भी न्यायालय, सारे न्यायालय जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे यहाँ, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है दो प्रकार से हैं। एक तो कहलाते हैं सेशन, जिन्हें कहते हैं सत्र न्यायालय, और एक जो होते हैं सिविल कहते हैं, जिसे लिखा होता है जैसे कुछ जगह जिला, या इसको हम कह सकते हैं दीवानी। ये एक शब्द जो है हिंदी का शब्द नहीं है। दीवानी का मतलब हो गया ऐसे मुकदमे जिनकी शुरुआत कचहरी से होती है, और ऐसे मामले जिनकी शुरुआत, इनको ऐसे मामले जो है जिनकी शुरुआत होती है थाने से, ये एफआईआर के माध्यम से होती है, इनको कहते हैं फौजदारी, फौजदारी, या इन्हीं को कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल। और ये जो है ये मामले दीवानी के कहलाते हैं।
तो दो प्रकार के दोनों न्यायालयों के ऊपर पूरा अधिकार इसका होगा। अगर हाईकोर्ट चाहे तो कोई भी मामला जो निचली अदालत में सुना जा रहा है उसको वो अपने यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, यदि उसे लगता है कि ये प्रश्न जो है कोई संवैधानिक प्रश्न है अपने पास, यानी कि क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, या फिर उसे लगे कि ट्रांसफर करना है एक से और दूसरे में, तो ऐसे भी उसे अधिकार है कि एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय के अंदर वो ट्रांसफर कर सकता है। और निचली अपने अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी नियुक्ति होगी, उसकी सलाह वो राज्यपाल महोदय को देते हैं। उनके कर्मचारियों की जो फीस आदि है, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उन सब का भी डिसीजन हाईकोर्ट ही लेता है। तो इस मामले में हाईकोर्ट जो है वो अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनका वो सुपरवाइजर है, सुपरविजन करता है। यही पॉइंट इसके अंदर समझाया गया है। फिर भी देख लेते हैं जो जो पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं अधीनस्थ न्यायालयों के। उच्च न्यायालय के कानून, भाई उच्च न्यायालय के कानून उन पर क्यों लागू होंगे? ध्यान कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हमें एक पॉइंट पढ़ते हैं, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में क्या पढ़ते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि अभिलेख न्यायालय है। इसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट भी है। तो हाई कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 215 में कहा गया कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यही है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन होंगे वो साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में इस्तेमाल होंगे निचली अदालत के, वो उन कानून के अनुसार ही चलेंगी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो कानून उन सभी न्यायालयों को मानने के लिए बाध्य है, जो बाध्यता होती है जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। मैंने बताया कि उसके जो डिसीजन होंगे हाई कोर्ट के वो एविडेंस की तरह काम करेंगे निचली अदालत को। उच्च न्यायालय के अधीन सभी न्यायालय पे अधीक्षण करने का अधिकार है, यानी कि सुपरविजन का जो अधिकार है वो उसका है। इसके अलावा राज्यपाल विचार विमर्श करने के बाद जिला न्यायाधीशों की, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज वो अथॉरिटी होते हैं जो मृत्युदंड तक की भी सजा जिला स्तर के ऊपर किसी भी केस में दे सकते हैं। तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे? जैसे सेंटर में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं वो किसकी सलाह पर? वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट किसकी सलाह पर किया जाएगा? हाई कोर्ट की सलाह पर की जाएगी। अगला जो पॉइंट है फिर आ गया, जो भी मामले होंगे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए या अन्य कोई भी मामले ले ले, सबके अंदर हाई कोर्ट की सलाह आवश्यक है। इसके बाद अगला हो गया नियुक्ति पदोन्नति के बाद अगला जो मामला आ गया फिर आता है कि ट्रांसफर करना हो। ये सब पॉइंट मैंने दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग देखते हुए चलना कि ट्रांसफर करना हो किसी केस को, किसी भी मामले में अगर एक कोर्ट में वो केस चल रहा है तो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार, या फिर मामला कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट है तो उसे अपने यहाँ ट्रांसफर करने का अधिकार। देखिए कौन से केस को वो अपने यहाँ ट्रांसफर करेगा? जैसे ये पॉइंट दे रखा, संविधान की व्याख्या का प्रश्न, ध्यान कीजिए, रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर रिव्यू की बात आएगी तो वो किसे अधिकार है? या तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। निचली अदालत जो है वो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, यानी कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार चूंकि उन्हें नहीं है, तो ऐसे मामले ट्रांसफर कहां पर होंगे? हाई कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट आ गया कि ये जो हाई कोर्ट होते हैं, ये हाई कोर्ट क्या होते हैं? हाई कोर्ट जो है इनका होता है अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। देखिए अभिलेख का मतलब क्या हो गया? इसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 129 में। और यहां पर हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? 215। क्योंकि हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख इसमें किया गया आर्टिकल 214 में। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो मतलब होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जहां कहीं भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात आएगी तो दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका जो डिसीजन होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो है दो मामले में होता है। एक तो होता है कि उसके जो फैसले होंगे, किसके? उस कोर्ट के, उसके जो फैसले होंगे वो साक्ष्य या एविडेंस की तरह इस्तेमाल होंगे। और दूसरा होता है
कि उसे अवमानना, जैसे अवमानना का मतलब क्या हो गया, अवमानना का मतलब हो गया कि अपमान करना, आदेश का पालन ना करना, इस मामले में उसे क्या अधिकार है, सजा सुनाने का अधिकार है। तो ये जो जब भी दो मामले आते हैं ये वाले, जब हम पढ़ते हैं कि किसी के पास ये अधिकार है, तो हमारा मतलब ये होता है कि एविडेंस का मतलब ये हो गया कि उसको ये अधिकार है क्या देने का, सजा सुनाने का, और जो उसके डिसीजन होंगे वो डिसीजन जो है वो कैसे होंगे, वो डिसीजन एविडेंस की तरह इस्तेमाल होंगे। इसी को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। और जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 129। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आता है, कौन सा आर्टिकल आता है, जैसे आपने अभी पढ़ा, तो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल आता है वो आता है 215। अगला बिंदु जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए अपील का अधिकार। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो अपील का अधिकार है, तो अपील के अधिकार में तो हम पढ़ते ही हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है किसी भी मामले के अंदर अपील की सुनवाई का, वैसे ही हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट जो है उसे भी अपील सुनने का अधिकार है। कुछ मामले देखिए कौन सी अपील है, उदाहरण लीजिए जो आपको याद रखना है, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर के ऊपर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो मौत की सजा जिस भी व्यक्ति को दी जाएगी जिला न्यायालय के अंदर, तो उसकी पुष्टि यानी कि उसके ऊपर सहमति की मोहर हाई कोर्ट की अवश्य लगेगी और उसे अधिकार है अपने मामले को हाई कोर्ट में ले जाने का। तो किसी भी मामले के अंदर सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर, चाहे दीवानी का मामला हो, सिविल केस हो, चाहे फौजदारी का क्रिमिनल केस हो, या राजस्व या रिवेन्यू का मामला हो, किसी भी मामले के अंदर उन्हें सुनवाई का अधिकार है। इसके बाद अगला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता। आप ध्यान कीजिए न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है भाई, न्यायिक समीक्षा का मतलब हो गया जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमारे यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट को है वैसे ही अधिकार हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट को भी है। किन मामलों के अंदर है, जैसे आप देखिए अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है, कैसा, उदाहरण के तौर पर ऐसा कोई संविधान में संशोधन कर दिया जो हमारी संविधान की जो प्रावधान है या प्रोविजन है उसके अगेंस्ट हो उनको, या ऐसा कोई केंद्रीय कानून, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना दे या राज्य का कोई कानून हो, उन सब मामलों में उसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है और वो चाहे तो ऐसे मामलों में वो निर्णय को बदल सकती है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा था इसके बारे में, जैसे आपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में, सेम वैसे ही अधिकार जो है वो इसे भी प्राप्त है। इसके बाद यहाँ मैंने लिस्ट दे रखी है हाई कोर्ट के, जितने भी देश के अंदर हाई कोर्ट है उनकी मैंने एक लिस्ट दे रखी है। अब यहाँ पर ये लिस्ट जो है आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आप लोगों को ध्यान रखना है इसका, भाई दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो खंडपीठ है या हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, उन हाई कोर्ट में किस हाई कोर्ट का कहां पर उसकी पीठ है या कहां पर उसकी ब्रांच है, तो उसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है और पूछा गया है, तो उसको भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। या फिर ये आ जाएगा जैसे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कौन सा हाई कोर्ट जो है वो अपने राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है। उदाहरण ले तो आप उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है, लेकिन कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, लखनऊ। ऐसी मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, ऐसी केरल राज्य की बात करें, तो आप क्या करें इसमें वो सूची देख लीजिए। एक क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, उसमें पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो मुंबई हाई कोर्ट है इसकी पीठ या बेंच, ये जो वर्ड लिखा है खंडपीठ, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेंच, इसकी बेंच जो है कहां पर स्थित है, तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो मुंबई का जो हाई कोर्ट है उसका जो विस्तार है वो कहां पर है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, यानी कि एक तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया यूनियन टेरिटरी और 2 राज्य हो गए, यानी कि इसका विस्तार जो है 3 प्रशासनिक क्षेत्र में है।
और इसकी खंडपीठ कहां पर है, ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। तो उसमें नागपुर और 3 अन्य शहर दे रखे थे महाराष्ट्र के, और ये पूछा गया कहां पर नहीं है। तो महाराष्ट्र की 2 सिटी हैं जहां पर मुंबई हाई कोर्ट का क्या है, बेंच है, नागपुर में और औरंगाबाद के अंदर, ऐसे याद रखना है। इसके अलावा देश का जो सबसे पुराना, हमारे देश के अंदर जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो कौन सा है, कोलकाता हाई कोर्ट। 1862 में मैंने कहा मद्रास में भी हाई कोर्ट हुआ, कोलकाता में भी स्थापित हुआ और मुंबई में भी, लेकिन जो तिथिवार हम बात करें तो पहले कौन सा हुआ, कोलकाता में। इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट है। और इसका विस्तार किस पर है, यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार जो है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, उसके ऊपर भी क्षेत्रीय विस्तार किसका लगता है, उसके ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट का। और इसकी बेंच कहां पर है, ये नाम दे रखा पोर्ट ब्लेयर, यहां पर पोर्ट ब्लेयर दे रखा, इसे आप लोग ध्यान रख लेना। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं पॉइंट जो दे रखे हैं, इन्हें आप इसी रूप में देखना कि कहां कहां पर स्थापना है। तो ये पॉइंट भी दे रखे हैं, इन्हें आप इस रूप में देख लेना कि कहां पर राजधानी में स्थित नहीं है। तो मैं अगर आपको बताता हुआ चलूं, चलो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। जैसे एक तो हो गया हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बेंच कहां पर है, लखनऊ के अंदर। इसके अलावा कर्नाटक, कर्नाटक तो राजधानी में है, देखिए बेंगलुरु है। बिहार, ये भी राजधानी में है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देख लेना, जम्मू कश्मीर का विस्तार कहां हो गया, लद्दाख। आप जानते हो कि 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जो लद्दाख क्षेत्र है उसका हाईकोर्ट भी, वो भी किस हाईकोर्ट के अधीन आ गया, श्रीनगर के अंदर। वरना पहले लद्दाख किसका हिस्सा था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा आप और अन्य जो राजधानी में नहीं है, कौन कौन से हैं, जो राजधानी में नहीं है वो देखिए। उसके अंतर्गत आ गया गुवाहाटी। देखो गुवाहाटी जो है असम में स्थित है, लेकिन राजधानी कौन सी है इसकी, तो राजधानी जो है वो इसकी है दिसपुर। तो इसलिए ये भी हाई कोर्ट जो है वो उसकी कैपिटल के अंदर स्थित नहीं है। और इसका विस्तार कहां कहां पर है, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो जब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो 2 नाम कौन कौन से लेंगे, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। और ऊपर आपने क्या पढ़ा था, ध्यान कीजिए, ऊपर आपने पढ़ा था गोवा। तो तीसरा कौन सा हो गया, तो तीसरा जो है ये हो गया गोवा। तो फिलहाल तो हमने जो पढ़ा है 3 राज्य और जहां जिन पर अपना हाई कोर्ट नहीं है, एक तो गोवा हो गया आपका, जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया, और दूसरा जो है 2 हो गए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी है। और इनकी पीठ कहां कहां है, कोहिमा, आइजोल का नाम दे रखा है। और एक और राज्य कौन सा हो गया जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो हो गया मिजोरम। तो 3 तो राज्य हो गए, 1, 2 और 3, और चौथा कौन सा हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, इन 4 का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ गया, इसके बाद अगला पॉइंट आ गया कि जो कटक ओडिशा, कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर। तो ये भी हम देखेंगे, ये भी राजधानी में नहीं है। राजस्थान की जयपुर राजधानी है, वो भी नहीं है। तेलंगाना जो है, देखिए तेलंगाना में मैंने 2019 का रखा है। क्यों का रखा है, इसलिए किया हुआ है कि पहली जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया, किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से। तो जो उन दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो गया, वो था हैदराबाद हाई कोर्ट। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपना अलग हाई कोर्ट अमरावती में जब स्थापित करने का निर्णय लिया, तो उस समय पर दोनों के हाई कोर्ट जो पूर्व में स्थापित किया गया था हैदराबाद में, उसकी जगह पर नया कानून पास करके हैदराबाद को 2019 में गठित किया गया। तो हैदराबाद पहले से ही कार्यरत था, लेकिन जब पुनर्गठन करने के बाद नए हाई कोर्ट की स्थापना 2019 में की गई,
तो ये भी नाम फिर से 2019 का इसलिए लिखा हुआ। अगला जो पॉइंट है, फिर देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। और कैपिटल कहाँ और हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और कहाँ पर हाईकोर्ट है? एर्नाकुलम। और ये भी ध्यान रखिए, इसका क्षेत्रीय विस्तार, न्यायिक विस्तार किस पर है? जो पड़ोसी अरब सागर के अंदर स्थित लक्षद्वीप है, उसके ऊपर भी विस्तार किसका है? केरल के हाईकोर्ट का। इसके अलावा अहमदाबाद। अब ये करंट अफेयर्स का पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट है करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स में सवाल आ सकता है आपके पास कि कौन सा ऐसा पहला हाई कोर्ट है जिसका यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया गया, यानी कि सीधा प्रसारण किया गया। तो हमारा आंसर होगा अहमदाबाद देश का पहला हाई कोर्ट है जिसने यूट्यूब के ऊपर प्रसारण करा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय से इस चीज पर ध्यान दिया है कि पारदर्शिता बरतने के लिए और डिजिटलाइजेशन होने के कारण देश भर के अंदर तो संभवतः जो कोर्ट के केसों की सुनवाई या प्रोसीडिंग है या प्रक्रिया है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी शुरू नहीं किया, तो कई सारे मुद्दे जो हैं वह इस तरीके के सिक्योरिटी और सुरक्षा के आ जाते हैं, तो उन सब पर चर्चा चल रही है कि अगर दिखाया जाए तो शायद 10 मिनट के लैग टाइम पर, यानी 10 मिनट लेट दिखाया जाए कि ऐसी कोई घटना न घटित हो जाए जिसमें जिसकी सुनवाई चल रही है उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो। तो इसको देखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जरूर क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित आ सकता है। इसके बाद हमारा नाम आता है दिल्ली का। दिल्ली देश का अकेला हाई कोर्ट है, यूनियन टेरिटरी है सॉरी, जिस संघ शासित प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना करी गई है। बाकी कोई भी जो संघ शासित प्रदेश है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे लद्दाख है, चाहे पुदुचेरी है, वो किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार जुडिशियल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शिमला, चंडीगढ़ जो है किन 2 राज्यों का है? तो चंडीगढ़ राजधानी किसकी है? हरियाणा पंजाब की, इसीलिए वहां पर 2 जगह के ऊपर ये दो राज्यों के जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट को ही सौंपा गया। इसके अलावा अन्य भी देख लीजिए जिनकी राजधानी में नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ है तो रायपुर की जगह हाई कोर्ट कहां पर है? बिलासपुर। जैसे मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन जो है एसएससी की परीक्षा में आ चुका है कि कौन सा हाई कोर्ट उसकी राजधानी में नहीं है, तो बिलासपुर आ गया छत्तीसगढ़। इसके अलावा उत्तराखंड का नैनीताल आ गया। राजधानी क्या है? उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो देहरादून और एक गैरसिंह। जबकि कहां पर स्थित है हाई कोर्ट? नैनीताल में। झारखंड तो उसी में है राजधानी में। मेघालय शिलोंग में है। मणिपुर इम्फाल में। त्रिपुरा जो है अगरतला। और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां जो है अपनी घोषित करी है, तो संभवतः इसका तो राजधानी में ही स्थित होगा। तो इस मामले के अंदर आपको याद रखना है, और ये पॉइंट और नीचे का ध्यान रखना है जो मैंने आपको दे रखा है। कौन सा पॉइंट है? कौन कौन से राज्य हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय स्वयं का नहीं है, वो किसी और उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। मैंने आपको 4 राज्य गिनवाए थे, कौन कौन से? ध्यान कीजिए, 3 तो एक जगह थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, और चौथा मैंने क्या बताया था? गोवा, जो मुंबई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके बाद आगे हमारे अगले बिंदु आगे देखते हैं। अभिलेख क्षेत्राधिकार, हाँ अब आ गया। जैसे हमने कहा कि जो नियुक्ति है हाई कोर्ट के जो जजों की, वो मैंने आप लोगों को प्रक्रिया समझाई दी थी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति क्या होती है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है, और कौन कौन से देश के ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको पद से हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू करी गई। तो ये सवाल एक तो ये आता है, सबसे पहले न्यायाधीश कौन से हैं? तो वी रामास्वामी का नाम आता है, जिनके खिलाफ संसद में हटाने के प्रस्ताव को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर भी सवाल यही आता है कौन से पहले न्यायाधीश है जिन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ? तो वी रामास्वामी का नाम आता है। और जब ये सवाल आए कौन से ऐसे भारत के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो हमारे एकमात्र मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा है, जिनको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, परंतु
उस समय के तत्कालीन सभापति और वर्तमान में भी वही हैं, वो है वेंकैया नायडू। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और जो एकमात्र न्यायाधीश है जिनके ऊपर सदन के अंदर हटाने को लेकर प्रस्ताव पर मतदान हुआ वो थे सौमित्र सेन। इनको हटाने को लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित भी हो गया, परंतु लोकसभा में जब वो प्रस्ताव जा रहा था उससे पहले ही उन्होंने श्रीमती प्रतिभा पाटिल को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और प्रतिभा पाटिल जी ने इनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया और ये प्रक्रिया का समापन तभी हो गया। ये सब बातें मैंने आपको बहुत बेहतर रूप से समझा दी थी, तो इसलिए दोबारा इनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे इन प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सौमित्र सेन की बात थी उनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। यदि ये सवाल आए कौन से देश के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिनको हटाने को लेकर संसद में मतदान हुआ, तो हमारा उत्तर सौमित्र सेन आएगा। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी न्यायाधीश उस दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं तो त्यागपत्र अवश्य स्वीकार करना होगा, और जैसे ही त्यागपत्र स्वीकार होगा तो वो अपने पद से अपदस्थ हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो उन पर प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये प्रक्रिया किस पे चलेगी? जो वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त है उनको ये हटाने की प्रक्रिया ये चलती। उसके बाद आगे हमारे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो है इसमें भी कई सारे पॉइंट है जिनके बारे में चर्चा करनी है, और इनके बारे में संभवतः चर्चा मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने जो शुरू किया है ये मैं अब एक कैमरा है जिस कैमरे को मैंने परचेज करने के बाद आज ये लेक्चर दिया। तो पहले जो लेक्चर हैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर हैं वो तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग थे, और अब ये आज मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आपको रिजल्ट है वो रिजल्ट पहले के मुकाबले जो है ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। इसके बावजूद भी आप लोग क्या करें, आप लोग जो है मुझे कमेंट के द्वारा इस चीज़ के बारे में सूचना दें कि क्या वाकई अब आपको ज़्यादा क्लियरिटी और ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा।